स्वागत है। आज हम हिंदी की एक बहुत ही जानी मानी कविता कर्ण, गुण और पौरुष की गाथा, इसके कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। और कोशिश करेंगे कि कविता का जो मूल संदेश है, मतलब योग्यता, चरित्र, सच्ची महानता क्या होती है, इसको समझें। कर्ण का चरित्र इसमें एक तरह से मिसाल है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। कविता शुरू होती है एक बड़े सशक्त आह्वान से, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे, हमारा नमन तेज को बल को। ये पंक्तियां तो सीधी बात करती हैं कि भाई प्रतिभा और शक्ति कहीं भी हो, किसी में भी हो, उसे नमन है, जगह या इंसान देखे बिना। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है ना। बिल्कुल। और ये सीधे सीधे मतलब उस समय जो समाज के नियम थे उन पर ही एक तरह से सवाल है। हाँ, आगे कवि कहते हैं, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। मतलब जो सच में ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, वो ये नहीं देखते कि गुण कहाँ से आया, शक्ति का स्रोत क्या है, मतलब जन्म कहाँ हुआ, कुल क्या है। अच्छा, उनका ध्यान असल में गुणों पर होता है, काबिलियत पर। ये जन्म से मिली श्रेष्ठता को नकार कर कर्म से मिली योग्यता पर जोर देती है। और ये उस समय के लिहाज से तो बहुत ही आगे की सोच थी। सही कहा। और इसी सोच को, मतलब श्रेष्ठता की परिभाषा को ही बदल दिया गया है आगे। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। जी। तो ज्ञान का मतलब सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठ जाना है। और पूज्य कौन है? जिसमें दया हो, धर्म हो। हाँ, और ये सिर्फ ज्ञानी के लिए नहीं है, आगे क्षत्रिय और ब्राह्मण की भी परिभाषा दी है उनके काम और गुण के आधार पर। अच्छा, कैसे? देखिए, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तो क्षत्रिय होने का मतलब है निर्भय होना, जन्म से क्षत्रिय होना जरूरी नहीं। और ब्राह्मण की श्रेष्ठता वो उसके तप और त्याग में है, कुल में नहीं। मतलब ये सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था की जो जन्म वाली बात है उसको चुनौती है, गुणों को आगे रखा जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ तप त्याग का मतलब भी सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि ज्ञान और समाज के लिए खुद को लगाना, वो भाव है। ये दिलचस्प है कि कवि लगातार जन्म की बजाय अंदर के गुणों पर इतना जोर दे रहे हैं। तो क्या ये परिभाषाएं उस समय की जो सच्चाई थी समाज की, उससे टकराती नहीं होंगी, जहां शायद जन्म का महत्व बहुत ज्यादा था? अरे बिल्कुल टकराती थी। यही तो इस कविता की खूबी है। ये एक आदर्श सामने रख रही है जो उस समय के समाज के नियम कानून से बिल्कुल अलग था। हाँ। एक तरह का यूं समझिए विचारों का विद्रोह है ये। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। यानी जो सच में काबिल हैं, तेजस्वी हैं, वो अपना गोत्र बताकर इज्जत नहीं मांगते, वो तो अपने काम से, अपनी उपलब्धियों से दुनिया में पहचान और सम्मान कमाते हैं। और यहीं से भूमिका बनती है कर्ण की कहानी की। जी। वो तो इस सोच का जीता जागता सबूत लगते हैं। बिल्कुल। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। जरा सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है। हाँ। एक तरफ देवता पिता कुंती जैसी माँ, और दूसरी तरफ जन्म के बाद नदी में बहती पिटारी में मिलना और एक साधारण से घर में पलना। और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट कर्ण के चरित्र का और इस कविता के संदेश का केंद्र है। अच्छा। सूत वंश में पला निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। उन्हें पाला किसने? सारथी के परिवार ने। अपनी माँ का दूध तक नहीं मिला, लेकिन इन सारी मुश्किलों के बाद भी वो अपने समय के सबसे बेहतरीन योद्धा बने। हाँ। तो ये साफ है कि बाहर की परिस्थितियां उनकी अंदर की काबिलियत को रोक नहीं पाईं। उनकी वीरता उनकी अपनी कमाई हुई थी। बिल्कुल। और कविता उनके चरित्र को कितने अच्छे से बताती है। बिल्कुल। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। मतलब शरीर से योद्धा, पर मन से उतने ही भावुक, स्वभाव से दानी। और सबसे अहम बात, गर्व किस पर था? नहीं। जाति या गोत्र पर नहीं, अपने चरित्र पर, अपनी वीरता, अपनी क्षमता पर। यहां शील का मतलब सिर्फ अच्छा बर्ताव नहीं, एक नैतिक बल है। और पौरुष मतलब सिर्फ मर्दानगी नहीं, बल्कि हिम्मत और काबिलियत। सही कहा। और ये शील और पौरुष आया कहाँ से?
वो भी कविता बताती है। ज्ञान ज्ञान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। यानी खुद मेहनत की। जी हाँ, ज्ञान, ध्यान, हथियार चलाना, शास्त्र पढ़ना, इन सब का पूरी लगन से अभ्यास किया। उन्होंने अपने गुणों को खुद विकसित किया। समाज ने उन्हें जो पहचान दी, उसे मानने के बजाय अपनी पहचान खुद बनाई। वो असल में एक सेल्फ मेड व्यक्ति थे। तो इन पंक्तियों का निचोड़ यही है कि कविता असल में व्यक्तिगत योग्यता, अंदर के गुण, चरित्र, वीरता और कर्म, इन सब को जन्म या कुल या परिस्थितियों से कहीं ज्यादा ऊपर रखती है। बिल्कुल। और कर्ण की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसा आखिर में कहा है, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। सही। मतलब वीर लोग समाज माने या ना माने, इतिहास में अपनी जगह बना ही लेते हैं, अपनी लकीर खींच ही देते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज के बनाए ढांचे और एक व्यक्ति की अपनी क्षमता, इनके बीच हमेशा एक खिंचाव रहता है। हाँ। और ये दिखाता है कि कैसे काबिलियत और हिम्मत अक्सर इन ढांचों को चुनौती देते हैं और कई बार उन्हें पार भी कर जाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर जैसा कि ये कविता कह रही है, व्यक्ति के अपने गुण और उसकी अपनी मेहनत ही उसकी असली कीमत तय करते हैं जी, तो ये सोच आज के समाज को कैसे चुनौती दे सकती है? जहां हम अक्सर लोगों को उनकी बाहरी पहचान, उनकी डिग्रियों, उनकी नौकरियों के आधार पे आंकते हैं। ये सोचने वाली बात